साथियों नमस्ते। आज हम कक्षा 9 अध्याय 1 का रिवीजन करेंगे। रिवीजन से मेरा ये मतलब है कि इस वीडियो में जो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 10 में हमारे काम आएगी। इसी के साथ यहाँ जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं वो सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी ये वार्षिक परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न 1 है, निम्न में से वास्तविक संख्याएं हैं। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ आप क्या उत्तर होगा। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या। तो देखो इसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो देखो अगर आपको ये पूछा जाए सत्य और असत्य में कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, तो हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा। या फिर ऐसा पूछा जाए कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल, है ना, ये भी कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। लेकिन इसका उल्टा पूछा जाए, अगर ऐसा पूछा जाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल परिमेय संख्या होती है क्या, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। तो जब सत्य असत्य ऐसे प्रश्न पूछे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए प्राकृत संख्या, बी है पूर्ण संख्या, सी है पूर्णांक संख्या और डी है ये सभी। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल इसका उत्तर डी होगा, ये सभी, है ना। क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या का मतलब होता है वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर परिमेय संख्या यानी कि जो प्राकृत संख्या है वो परिमेय संख्या क्यों है। तो देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या वे संख्या है जिसमें 1 2 3 ये सारी संख्या हो, यानी जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक चलती हो, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक 3 प्राकृत संख्या ले ली, ठीक है, तो क्या इसके नीचे में /1 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। इसको मैंने किस में लिख दिया, p/q के रूप में लिख दिया। अच्छा, दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, तो इसमें खाली एक 0 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो क्या मैं 0 के नीचे /1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 0/1 भी क्या है, p/q के रूप में है। देखो परिमेय संख्या में q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसमें 0 भी होता है, 0 की इस तरफ सारी धनात्मक संख्या होती है, 0 की इस तरफ सारी ऋणात्मक संख्या होती है, तो उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो अगर मान लो मैंने कोई संख्या ले ली -5, तो इसके नीचे भी मैं अगर /1 लिखूं तो ये किस में बदल जाएगी, p/q के रूप में बदल जाएगी। यानी कि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक इन सभी संख्याओं को मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं, इसलिए ये सारी संख्याएं हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याओं को और भी डिटेल से हम अगले वाले प्रश्न में समझेंगे। तो देखो प्रश्न संख्या 3 जो है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ 36/100। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 है, 36/100 का दशमलव प्रसार है, ए शांत, बी अनवसानी अनावर्ती और सी अनवसानी अनावर्ती या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है उसको बताने से पहले मैं ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि ये शांत, अशांत, ये अनवसानी आवर्ती ये क्या है। ठीक है, तो देखो दशमलव प्रसार क्या होता है, पहले तो वो समझो दशमलव प्रसार क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 5 में 2 का भाग देता हूँ, ठीक है, तो 5 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, अब हमारा भाग नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, आएगा 0। अब भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 10 में से 10 गया, कितना बचेगा, 0। अब देखो हमारा शेषफल जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल 0 आता है इसका मतलब है कि हमारा दशमलव प्रसार खत्म हो गया। ठीक है, यानी हमारा जो उत्तर है वो कितना है, 2.5 है। समझ गए। और जब हमारा दशमलव प्रसार
समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, तो इसी को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। समझ गए ना। दशमलव प्रसार जो है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत क्या होता है? जिसमें शेषफल हमें 0 मिल जाता है, तो उस प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत क्या होता है? जिसमें हमें कभी भी शेषफल जो है 0 नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 7 और इसमें मैंने 3 का भाग दिया, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6, बचा कितना? 1, लगाया पॉइंट, आएगा 0। फिर भाग देंगे तो 3 त्रिया 9, फिर घटाएंगे तो कितना बचा? 1, पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 0 आएगा, 3 त्रिया 9, फिर घटाएंगे 1 बचेगा। तो इस केस में देखो हमारा शेषफल कभी 0 नहीं आएगा, और यहाँ पर ये 2.333 ऐसे भाग जाता रहेगा। यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि इसमें कभी भी जो है शेषफल हमें 0 नहीं मिलेगा। समझ गए? चलो, अब अशांत दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है अनवसानी आवर्ती और दूसरा प्रकार है अनवसानी अनावर्ती। तो देखो यहाँ पर जो मैंने भाग किया है, इसमें ये जो 3 है वो बार बार आ रहा है ना, बार बार आ रहा है। इसका मतलब इसकी आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर मैंने लिखा आवर्ती, आवर्ती मतलब इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है ना। तो ऐसे जो दशमलव प्रसार होते हैं इनको हम अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं जब 7/3 करता हूँ, 7 में 3 का भाग देता हूँ, तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो आएगा 2.3 के ऊपर बार। बार का मतलब ये 3 बार 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 आएगा। ठीक है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अनवसानी आवर्ती कहेंगे। तो फिर अनवसानी अनावर्ती क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए मेरे पास √2 है, और √2 को जब मैं कैलकुलेटर में √2 का मान निकालूंगा, है ना, तो इसका मान आएगा 1.414 और ऐसे ये चलता रहेगा। पॉइंट के बाद कोई भी संख्या जो है बार बार रिपीट नहीं होगी। जैसे इसमें बार बार 3 रिपीट हो रहा है ना, तो ऐसे इसमें कोई भी बार बार रिपीट नहीं होगी। इसमें आप जितनी बार भी इसको सॉल्व करोगे, प्रत्येक पॉइंट के बाद सारी संख्या अलग अलग प्रकार की हमको मिलेगी, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, है ना। तो ऐसा जो दशमलव प्रसार होता है उसको अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। समझ गए? चलो, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो है 36/100 का दशमलव प्रसार है। तो देखो जब 36 में हम 100 का भाग देंगे तो इसका भाग हमें कैसे देना है? नीचे देखो कितने 0 है? 2 0, तो ऊपर से 2 अंक छोड़कर हम क्या लगाएंगे? पॉइंट। तो इसका उत्तर आएगा 0.36, यानी दशमलव के बाद इसका प्रसार शांत हो गया शांत। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? बिल्कुल शांत दशमलव प्रसार, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 है। देखो यहाँ 5 हो गया मिस्टेक से, तो इसको आप इस पर ध्यान मत दो, ये प्रश्न 4 है। चौथा प्रश्न क्या है? 3 तथा 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो हम परिमेय संख्या से संबंधित जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करेंगे और अपरिमेय संख्या से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अगला जो अपना प्रश्न था, 3 तथा 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यानी ये परिमेय से संबंधित प्रश्न है ना। तो इसको हमें कैसे करना है? तो ध्यान से समझना। जैसे आपको 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 में आप क्या करो? 1 जोड़ दो। तो 5 में 1 जोड़ने पर आपको कितना मिला? 6। ठीक है, अगर मान लो आपको 8 परिमेय संख्या ज्ञात करने का कहता, तो हम 8 में 1 जोड़ लेते तो कितना हो जाता? 9। समझ गए? तो हम क्या करेंगे? ये जो 6 हमें मिला है वो 3 और 4 के ऊपर नीचे गुणा कराकर परिमेय संख्या निकालेंगे, परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। यानी इस 3 को P/Q के रूप में लिखेंगे। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि 3 के साथ ये जो 6 आया है ऊपर और नीचे इसका गुणा करेंगे, और ये जो 4 है इसको भी हम 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो इसका जब गुणा करेंगे तो देखो ऊपर 6 के साथ 3 का गुणा 6 त्रिया कितना हो गया? 18, और बट्टे में नीचे आएगा 6। फिर इसी प्रकार देखो 6 चौक हो गया 24 और बट्टे में नीचे आएगा 6। यानी जब मैं 18 में 6 का भाग दूंगा तो वापस मुझे 3 मिलेगा, और 24 में भी 6 का भाग दूंगा तो वापस मुझे 4 मिलेगा। यानी ये 3 ही है और ये 4 ही है, बस मैंने इसको P/Q के रूप में लिख दिया, है ना। अब मुझे कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो ये हो गया 18/6। 18 के बाद क्या आता है? 19/6, फिर आता है 20/6, फिर आता है 21/6,
फिर आता है 22/6, 23/6 और फिर 24/6। ये 18/6 जो है वो कितना है 3, ये 24/6 जो है वो कितना है 4। अब देखो 3 और 4 के बीच में मैंने देखो ये 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है, समझ गए। अब मान लो एग्जाम में 3 और 4 की जगह कोई दूसरी संख्या दे दे, लेकिन करने का तरीका जो है वो यही होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए या दर्शाइए। अब देखो ये जो प्रश्न था वो परिमेय से संबंधित है और ये जो प्रश्न है वो अपरिमेय संख्या से संबंधित है ना। तो पहले इस प्रश्न को करने से पहले हम ये समझते हैं कि ये संख्या रेखा क्या होती है। तो देखो संख्या रेखा एक सरल रेखा होती है, जैसे ये हमारी संख्या रेखा हो गई एक सरल रेखा, जिसके बीच में क्या होता है 0 होता है। 0 के इस साइड में धनात्मक संख्या होती है, तो यहाँ हम एक एक इकाई छोड़कर क्या लगाएंगे धनात्मक संख्या। तो ये हो गया 1 2 3, फिर इस साइड में क्या होती है ऋणात्मक संख्या, तो ये हो गया -1 -2, ऐसे सारी संख्याएं आएगी। इसी को हम क्या कहते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर हमें क्या दर्शाना है √5 दर्शाना है। अब ये √5 हम निकालेंगे कैसे, तो पहले इसको समझो। तो हमने देखो समकोण त्रिभुज पढ़ा है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होता है 90 डिग्री का। अब इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है इसको हम क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। नीचे वाली जो भुजा है इसको हम क्या कहते हैं आधार कहते हैं। ये जो भुजा है इसको हम क्या कहते हैं लंब कहते हैं। हमें जो है कर्ण कितना चाहिए, हमें कर्ण √5 चाहिए। अब ये √5 कब आएगा, जब हमारा आधार 2 इकाई का होगा और लंब 1 इकाई का होगा, तो हमें कर्ण जो है वो √5 मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो देखो हमने एक सूत्र पढ़ा है कि जो कर्ण का वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलो हम √5 निकालते हैं। अब देखो आधार मैंने यहाँ कितना लिया 2 इकाई, तो आधार की जगह 2 आ गया और ऊपर वर्ग है, प्लस लंब की जगह कितना आ गया 1 आ गया। अब 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 4। 1 का वर्ग मतलब 1 का 1 से गुणा कितना हो गया 1। 4 और 1 जुड़कर कितना हो गया 5। इस तरफ हमारा क्या है, इस तरफ हमारा कर्ण की घात 2 है, यानी कर्ण का वर्ग है। इस वर्ग को हम इस साइड में भेजेंगे, तो ये वर्ग उधर जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो 5 तो पहले से है, ये वर्ग उधर गया, क्या बन गया वर्गमूल। यानी कर्ण हमारा कितना आ गया, कर्ण हमारा आ गया √5, है ना। इस √5 को हमें कहाँ लाना है संख्या रेखा पर। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने आधार 2 इकाई लिया, है ना। अब 2 इकाई आप कैसे ले सकते हो, प्रकार की सहायता से ले सकते हो। कैसे लेना, जैसे प्रकार को मान लो आप खोल दिया, जहां पर 0 है वहां से प्रकार को आपने जितना खोला है वहां से चाप काटते जाओ। जैसे जैसे आप चाप काटते जाओगे तो वहां एक एक इकाई के आप चाप मिलते जाएंगे, है ना। तो ये 1 इकाई और 1 इकाई कितना हो गया 2 इकाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये आधार ले लेंगे। जो यहाँ पर हमने आधार लिया है वही यहाँ 2 इकाई का क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। फिर लंब कितना इकाई है 1 इकाई। तो हमें क्या करना है, इस जो यहाँ पर 2 इकाई का बिंदु है यहाँ से 90 डिग्री कोण की रचना करनी है। ठीक है, चंदे की सहायता से 90 डिग्री कोण की रचना करनी है। अब हमें जितना प्रकार हमने पहले खोल रखा था जितने इकाई का, है ना, उसकी नोक को ऊपर रखे ऐसे ऊपर चाप काटेंगे तो हमें 1 इकाई का जो है चाप मिल जाएगा। इस बिंदु से हम 0 वाले बिंदु को मिला देंगे तो ये जो हमारा कर्ण है वो कितना आएगा √5 आएगा। अब इस √5 को हमें संख्या रेखा पर लाना है, तो वो कैसे आएगा, तो प्रकार के नोक को हम यहाँ रखेंगे और ये इस बिंदु तक प्रकार को खोलेंगे, फिर प्रकार को नीचे की साइड में घुमाएंगे। तो जैसे ही हम प्रकार को नीचे की साइड में घुमाएंगे ये जो बिंदु होगा वो 0 से लगाकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो कितनी होगी √5 होगी। यानी कुल मिला के ये √5 का बिंदु होगा। ये कितना होगा √5 का बिंदु होगा। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 2.23 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब देखो यहाँ हमने अपरिमेय संख्या पढ़ी, यहाँ वापस क्या आ गई परिमेय संख्या आ गई। परिमेय क्यों है, क्योंकि इसको मैं बट्टे में लिख सकता हूँ। देखो 2.23 को मुझे बट्टे के रूप में लिखना है, तो यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, तो यहाँ से जब पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 0 वाली संख्या क्या है 100, वो नीचे आ जाएगी, या ये मेरे P/Q में बदल गया, है ना। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि इसको हमें कहाँ दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है, देखो समझना इसको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अलग अलग संख्या रेखाएं बनानी है। ठीक है,
अब हमें 2.23 को दर्शाना है कि ये संख्या रेखा पर हमें कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले आप बताओ कि ये जो संख्या रेखा है उसमें यहाँ पर पॉइंट के आगे ये कितना है 2, यानी 2 पूरा है। फिर 0.23 का मतलब हो गया कि ये 2 और 3 के बीच में है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल संख्या रेखा बना देनी है। जैसे यहाँ पर क्योंकि ये धनात्मक संख्या है तो पहला नंबर मैं 0 ले सकता हूँ, फिर इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब ये जो संख्या है वो किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। तो मैं 2 और 3 को सेलेक्ट करूँगा और इसको जूम करूँगा। जैसे मोबाइल में हम जूम करते हैं ना, वैसे मैं इसको जूम करूँगा। जैसे ही मैं इसको जूम करूँगा तो 2 हमारा यहाँ आ जाएगा और 3 पीछे की ओर आ जाएगा, है ना। तो ये 2, इस 2 का मतलब क्या हो गया कि ये 2.0 है। 2.0 मतलब 2, है ना। इसके आगे वाला जो नंबर है वो 2.1 2.2 2.3 2.4 ऐसे चलता रहेगा। 2.9 के बाद क्या आएगा 3.0, है ना। तो ये 2 और 3 के बीच में है। फिर 2 और 3 के बीच में कहाँ है, तो 2.2 समझ गए, और 2.3 के बीच में है। 2.2 और 2.3 के बीच में है। तो 2.2 और 2.3 कहाँ है, यहाँ पर है। तो फिर इसको हम जूम करेंगे, जूम मतलब बड़ा करेंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2.20। फिर उसके बाद आएगा 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे आपके लिख देना इसके आगे, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें 2.23 चाहिए। तो 2.23 हमें मिल चुका है। ठीक है, यही हमें दर्शाना था, हमने इसको दर्शा दिया। तो इस प्रकार से आपको करना है। मान लो 2.234 होता, ठीक है, तो इसके आगे हम एक और नंबर ले लेते। तो अगला नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच में आता। ठीक है, फिर 2.23 के बाद में यहाँ 2.230 से स्टार्ट करते। समझ गया। इस प्रकार हमें ये मिल जाता 2.231 2.232 2.233 और ये हो जाता 2.234। इस प्रकार से ये भी हमें आगे मिल जाता, है ना। तो जैसा भी प्रश्न आए, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया हो गया। और अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक भी करते रहो वीडियो को, है ना। ऐसा ही नहीं कि सर वीडियो देखते रहते हैं हम लगातार, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप ऐसा मत करो, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, है ना। चलो, और मैंने कक्षा 9 का जो है पूरा कोर्स अपलोड कर दिया है। अब ये आपको कोर्स कैसे मिलेगा, तो आपको YouTube में सर्च करना है विनय क्लासेज। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको मेरा चैनल दिखाई देगा। आपको चैनल में जाना है। चैनल में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी टैब, है ना। उसमें एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे ही आप ऊपर करोगे वीडियोस, आपको कक्षा 9 की सारी वीडियोस जो है मिल जाएगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है 0.6 के ऊपर बार। 0.6 के ऊपर बार मतलब 0.666 ऐसे लगातार 6 आ रहा है, को P/Q के रूप में लिखिए, है ना। अब देखो, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था दशमलव प्रसार का, है ना, इसमें हमने बहुत अलग अलग प्रकार के जो है दशमलव प्रसार पढ़े थे। अब इनमें परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है, तो देखो, जो शांत हो जाता है दशमलव प्रसार वो क्या है, परिमेय। परिमेय क्यों है, क्योंकि इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2.3 है तो इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक जीरो वाली संख्या कितनी है 10, तो ये हमारा हो जाएगा 23/10। उसी प्रकार अनवसानी आवर्ती, इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये भी हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इस प्रश्न में ही इसको मैं समझाऊंगा, है ना। और ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और इसके एग्जाम्पल क्या है, √2 √3 √5 पाई, ये सारी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो चलो अब हम अनवसानी आवर्ती वाली संख्याओं को कैसे P/Q के रूप में लिखेंगे, इसको हम समझेंगे। तो देखो, हमें यहाँ क्या दिया है, 0.6 के ऊपर बार, इसे हमको किस में बदलना है, P/Q, बट्टे के रूप में लाना है।
तो माना, देखो इसको करने का तरीका क्या है, माना x बराबर 0.6, 6 के ऊपर बार का मतलब है 6 6 6, ऐसे लगातार ये आता जाएगा। इसको मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ। फिर अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 का गुणा करूँगा, दोनों तरफ मतलब इसको भी 10 से गुणा करूँगा, इसको भी 10 से गुणा करूँगा। तो जब इसको मैं 10 से गुणा करूँगा तो ये कितना बन जाएगा, 10x बन जाएगा। और इसको जब मैं 10 से गुणा करूँगा, है ना, तो ये पॉइंट जो है एक कदम आगे की ओर चला जाएगा। ध्यान रखना, जब मैं इसको 10 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट एक कदम आगे चला जाएगा, 100 से गुणा करूंगा तो 2 कदम आगे, 1000 से गुणा करूंगा तो 3 कदम आगे। समझ गए ना। तो मुझे फिलहाल इसको 10 से गुणा करना है, तो जैसे ही 10 का गुणा करूंगा तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा। इसका मतलब ये संख्या क्या बनेगी, 6.666 और 6 लगातार चलता जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, घटाने पर तो समीकरण देखो 2 क्या है, इसको ऊपर लिखेंगे, 10x बराबर 6.666 और ये 6 लगातार आता जाएगा। और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.666, हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखो 10x में से 1x आएगा तो ये बचेगा 9x, है ना। और ये 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर यहाँ 6 6 6 सब जगह 6 6, तो 6 6 में से गया क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी ये पीछे वाला जो है पूरा 0 हो जाएगा, है ना। यानी 9x बराबर 6.0 बचा। 6.0 का मतलब 9x बराबर कितना बचा, 6 बचा, है ना। अब ये 9 यहाँ गुणे में है तो ये उधर जाएगा, तो ये गुणे में है तो उधर बट्टे में जाएगा। x बराबर हो जाएगा 6/9। इन दोनों में देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9। तो देखो x बराबर जो है वो उत्तर कितना है, 2/3। यानी हमने इस संख्या को p/q बट्टे के रूप में व्यक्त कर दिया, है ना। यानी 0.6 के ऊपर जो बार है, 0.6 के ऊपर जो बार है, इसका मतलब ये कितना है, ये 2/3 है। आप वापस 2 में 3 का भाग दे के देख लेना, आपको उत्तर क्या मिलेगा, 0.666, यही उत्तर मिलेगा। यानी इन दशमलव प्रसारों को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। समझ गए। तो देखो सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर होते जाएंगे। ऐसे ही मैंने सारे प्रश्न लिए हैं जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए और ये प्रश्न जो है आप वार्षिक परीक्षा में बड़े अच्छे ढंग से कर भी पाओ। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यानी हमें परिमेयकरण करना है, और परिमेयकरण कैसे करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, वो तरीका हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो देखो हमें प्रश्न क्या दिया, इसमें 2 प्रश्न हैं, जिसमें पहला हम सॉल्व करेंगे 1/√7 माइनस √6, है ना। तो देखो इसको सरल करने से पहले हम एक सर्व समीका जो है वो समझेंगे, सर्व समीका। अब ये सर्व समीका कौन सी है जो हमें याद रखनी है, वो है a + b गुणा a - b बराबर क्या होता है, a⁻2 माइनस b⁻2। इस सर्व समीका का यूज हमें करना है। समझ गए कैसे करना है। तो देखो यहाँ एक बार a और b को हम जोड़ रहे हैं, एक बार a और b को हम घटा रहे हैं। यही जो चीज़ है हमें यहाँ बनानी है। हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखो एक चीज़ सीखी है कि जब हम एक ही संख्या का, जैसे ये मेरे पास p/q संख्या है, जब हमें इस संख्या में किसी भी एक संख्या को, जैसे a/a, ऊपर a का गुणा किया, नीचे भी a का गुणा किया, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इस संख्या में मेरे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ गए। तो यही काम हमें यहाँ ऊपर भी करना है। हमें किसी भी संख्या का जो गुणा है ऊपर और नीचे करना है, तो इस संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब हम ऐसी कौन सी संख्या जिसका हम ऊपर नीचे गुणा करना चाहते हैं, तो वो हमें इस सर्व समीका से पता चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ a + b है और यहाँ a - b है, तो यहाँ पर ये √7 जो है वो हमें a मानना है और ये √6 जो है वो हमें b मानना है, ठीक है। तो यहाँ a - b तो है, हमें क्या चाहिए, a + b चाहिए, वो भी गुणे में, और गुणा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखो a - b तो हमारे पास है, और हम यहाँ a + b करेंगे, यानी √7 + √6 करेंगे, तो ये a + b भी हमारा आ गया।
अब मैंने इसका नीचे गुणा किया तो मुझे ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम √7 प्लस √6 करेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। ये गणित के नियम के अकॉर्डिंग है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा करने से हुआ क्या, तो ऐसा करने से यूँ हुआ कि ऊपर 1 का गुणा जब हम इससे करेंगे तो ऊपर तो आ गया √7 प्लस √6 बट्टा नीचे क्या होगा, नीचे ये हमारी सर्वसमीका बन गई। अब इस सर्वसमीका को हम क्या लिख सकते हैं, a की घात 2 प्लस b की घात 2। a हमारा क्या है √7, तो यहाँ √7 की घात 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस है माइनस आएगा, और यहाँ b की घात 2, और b हमारा यहाँ क्या है √6, तो ये हो जाएगा √6 की घात 2। ऐसा करने से होगा क्या, तो देखो ऊपर तो कोई बदलाव नहीं होगा, ऊपर √7 प्लस √6 ही रहेगा, लेकिन √7 की घात 2 का मतलब होता है 7 माइनस √6 की घात 2, √6 की घात 2, इसका मतलब वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा और हमारा उत्तर क्या निकल के आएगा 6। अब 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो ये हो गया √7 प्लस √6 बट्टा 1। अब बट्टा 1 जब नीचे होता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, यानी हमारा उत्तर यहाँ क्या आ गया √7 प्लस √6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, परिमेयकरण का मतलब होता है नीचे जो रूट वाली संख्या है वहाँ से रूट को हटा देना, यही परिमेयकरण होता है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसके अगले वाले प्रश्न को समझ लो। तो अगला वाला प्रश्न है 1/√3 प्लस 2। तो देखो यहाँ पर a प्लस b हमारे पास है, हमें चाहिए a माइनस b, तो a हमारा कितना है √3, b कितना है 2, और बीच में क्या चाहिए माइनस। नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करो √3 माइनस 2, 1 का गुणा ऊपर √3 माइनस 2 से करेंगे तो ऊपर तो √3 माइनस 2 ही आएगा। नीचे हमारी ये क्या बन गई सर्वसमीका बन गई। इस सर्वसमीका का उत्तर क्या है a की घात 2 माइनस b की घात 2, a की घात 2 माइनस b की घात 2। a कितना है √3 है, b कितना है 2 है, ठीक है सरल करो इसको, √3 माइनस 2 बट्टा √3 का वर्ग करो कितना मिलेगा 3, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, माइनस 2 का वर्ग करो तो 2 का वर्ग करने पर कितना आएगा 4 आएगा। अब 3 में से 4 घटाओ तो कितना बचा -1, तो ये हो गया √3 माइनस 2 बट्टा -1। अब -1 का मतलब ये संख्या जो है वो कैसी है ऋणात्मक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस ऊपर आ जाएगा और ये संख्या कोष्टक में लिखनी है आपको √3 माइनस 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। समझ में आता है तो लाइक करते जाना। नेक्स्ट जो हमारा अंतिम प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंदर है वो है निम्न को हल कीजिए। इसमें मैंने 2 प्रश्न लिए हैं। पहला है 64 की घात 1/2, है ना, यानी कि हमें क्या करना है घातांक नियमों का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो संख्या दी है वो 64 दी है ना। अब इस 64 के सबसे पहले हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा 32, फिर 2 का भाग देंगे 16 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 8 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 4 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 1 आएगा। यानी इस 64 को मैं घात के रूप में लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो देखो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, है ना, यानी मैं 64 को लिख सकता हूँ 2 की घात 6। और इसके ऊपर घात कितनी है, तो इसके ऊपर घात है 1/2, यानी 64 को मैंने 2 की घात 6 लिख दिया। ऐसा करने से हुआ क्या, तो इसका एक नियम होता है कि यहाँ कोई घात है, इसके ऊपर भी कोई घात है कोष्टक के, तो ये दोनों गुणे हो जाती है, क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 इंटू 1/2। अब ऊपर 6 और 2 इन दोनों में 2 का पहाड़ा है तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी ऊपर हमारा क्या बचा 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया 8। कैसे 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा कराओ कितना आएगा 8, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें 32 को करना है। तो देखो जब 32 को करेंगे तो ऊपर इसको छोड़ दो। अब कितने हैं 2, 1 2 3 4 5, यानी इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 5 लिख सकता हूँ। अब इसके ऊपर घात कितनी है 2/5, इनका क्या हो जाएगा गुणा। तो जब गुणा करेंगे 5 से 5 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से जो है आपको ये पूरी वर्कशीट 1 सॉल्व करनी है। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो बार बार आपको जितनी भी वीडियो दिखती है सबको लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। धन्यवाद।
विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।